वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साई बाबा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साई बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे आज के टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी क्लास में। सबसे पहले मानव रक्त क्या होता है, तो लहू या रुधिर या खून, लहू उर्दू वर्ड होता है, रुधिर हिंदी वर्ड है और खून जो ब्लड जो है हमारा वो इंग्लिश वर्ड है। ये एक शारीरिक तरल द्रव्य है। तरल द्रव्य यानी कि ये एक लिक्विड है जो लहू वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे के सारे अंगों में बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला ये गाढ़ा, कुछ चिपचिपा और लाल रंग का द्रव होता है। लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। ये एक जीवित ऊतक है। आप कह सकते हमारे जितने भी ऊतक हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और हमारा जो ह्यूमन ब्लड है यानी कि रक्त है, भले ही वो लिक्विड है यानी तरल है, लेकिन वो भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इस वजह से हमारा जो ब्लड है वो भी हमारा तरल संयोजी ऊतक कहलाएगा। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक कहलाएगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा ब्लड हो गया। अब ब्लड में क्या होता है कि प्लाज्मा होता है, रक्त के कण होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा और रक्त के कण मिलकर हमारा रक्त बनाते हैं। ठीक है, अब आप चलिए हम कंपोनेंट देखते हैं कि हमारा जो मानव रक्त है यानी कि ब्लड है, खून है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन हमारे ब्लड का ऐसा है कि प्लाज्मा जो हमारे रक्त ब्लड में पाया जाता है वो हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा ले लेता है। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड में जो 55 प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है। फिर इसके बाद आएंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको हिंदी में हम कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 4% हमारे ब्लड में होती हैं। फिर और क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जिसकी वजह से हमारा जो रक्त होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब प्लाज्मा जान लेते हैं। हमने ये तो देखा कि व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होती है कि तो प्लाज्मा क्या होता है, व्हाट इज प्लाज्मा। तो हम देखेंगे कि हमारा ब्लड है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक तो 55% में, एक 45% में। तो 55% में हमारा प्लाज्मा आता है जो अभी हमने पढ़ा। तो ब्लड का लगभग 55% प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो पहला होता है हमारा वाटर, कितने परसेंट होता है, 90%। सेकेंड प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारा 7% होता है। फिर आते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट जो होता है वो 0.9% होता है। और उसके बाद आते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज होता है वो 0.1% होता है। अब हमारा जो, चलिए ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा क्यों पाया जाता है ब्लड में, रक्त में प्लाज्मा क्यों पाया जाता है, उसका कुछ कार्य होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा के जो फंक्शन है यानी कि प्लाज्मा के जो काम है वो होते हैं कि पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करना, यानी कि शरीर के पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, हमारे फूड को और हमारे हार्मोन्स को। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करना, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करना भी होता है, और घाव भरने का काम भी प्लाज्मा ही करता है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एक और टर्म दे दी कि सीरम। सीरम क्या होता है, ठीक है, तो सीरम वो होता है जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। क्या हुआ, प्लाज्मा के अंदर से हमने प्रोटीन को निकाल दिया, कौन सा वाला, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन होता है उसको अगर हमने प्लाज्मा में से निकाल लिया तो उसका नाम हो जाएगा सीरम। ठीक है, अब जो सीरम है, जो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए। रक्त का थक्का क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो पूरे तरीके से फ्लो होते होते हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो सकती है। इस वजह से हमारे बॉडी में ऐसा है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो क्या काम करता है, ब्लड को ब्लड हमारा बहता रहता है, थोड़ी देर बाद उसका फ्लो अपने आप बंद हो जाता है। किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा एक मेम्ब्रेन बना लेती है, उस मेम्ब्रेन के से हमारा जो ब्लड है वो बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो उसमें हमारा फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
फिर आते हैं हमारी कि ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड की 45% बनाती हैं, जिसमें से हमारी रेड ब्लड सेल्स आती है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, और वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि इनको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारी क्लास में नेक्स्ट। हाँ, सबसे पहले ये लगभग क्या है कि हमारे शरीर में, ठीक है, ये आप याद रखिए, ह्यूमन ब्लड जो है वो हमारे लगभग 4500 ml से 5700 ml तक होता है। कहाँ पे? हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि आरबीसी जो है यानी कि लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा गया। सबसे पहले आप यकृत जान लें, यकृत को हम लीवर कहते हैं। ठीक है, लीवर, और प्लीहा को हम स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, अब लीवर और स्प्लीन होता है। आरबीसी जो हमारा होता है उसको उसकी कब्रगाह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी आरबीसी जो होती हैं वो लीवर में और प्लीहा में ही जाके नष्ट होती हैं, इस वजह से आरबीसी की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि सामान्यतः पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 ग्राम से लेकर 17.5 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन हमारा जो है वो तो सबसे पहले पिगमेंट और प्रोटीन से मिलकर बनता है, पिगमेंट और प्रोटीन से मिलकर बनता है। पिगमेंट हमारा होता है हीम, इसको हीम कहेंगे, और हमारा जो प्रोटीन होगा उसको कहेंगे ग्लोबिन, और हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके हमारा हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो है वो एक हमारा पिगमेंट होता है और जो प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो ये हमारे रक्त को रेड कलर देता है, और ये पाया कहाँ जाता है? हमारी आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में। अब क्या होता है हीमोग्लोबिन में? कौन सा तत्व होता है? लौह तत्व होता है। अब लौह तत्व होता है मतलब कि इसमें आयरन होता है, तो यहाँ पे Fe जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हीमोग्लोबिन आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हीमोग्लोबिन, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो लौह तत्व भी कम होगा, और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक है तो लौह तत्व भी अधिक होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें लौह तत्व अधिक होता है महिलाओं की तुलना में। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कमी, रक्त की कमी या बहुत अधिक ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव होने से ल्यूकेमिया रोग हो सकता है, या लीवर से संबंधित कोई रोग हो सकता है, या हाइपोथायराइड हो सकता है, या किडनी से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट जितने भी हैं बहुत सारे आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं बार बार, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे नोट लिखवा दिए हैं। तो ये जो नोट है आप इनको अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपके जो क्वेश्चन आगे के बनेंगे वो आपके सॉल्व हो सके। अभी आपके जो MPPSC में एग्जाम में जो साइंस से क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कहाँ बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलेंगे HCl। तो उसमें एग्जाम्पल जो ऑप्शन थे, एक तो था हमारा अमाशय, अग्नाशय, लीवर यानी कि यकृत, और किडनी। ठीक है, तो हमारा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारे अमाशय में बनता है, ये आप याद रखें। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको सारे नोट्स करवा दिए हैं कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर पूछ ली, या फिर आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो ये सब आप याद रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, और भी हैं जैसे कि रक्त के शुद्धिकरण के लिए वृक्क यानी कि किडनी, वृक्क जिम्मेदार होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रक्त को छानने का काम किडनी का होता है। ठीक है, मानव शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, जितना भी ब्लड होता है सारा का सारा किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। लेकिन एक बात और है यहाँ पे कि हमारा ब्लड जो होता है, हमारी बॉडी का 7% भाग, हमारा 7% भाग जो होता है वो हमारा ब्लड से बना हुआ होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। और एक और नेक्स्ट है कि हमारा जो ब्लड है वो बेसिक होता है। बेसिक मीन्स क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसका जो pH मान होता है, इसकी जो pH वैल्यू होती है ना, वो होती है 7.4, और हमें पता है कि हमारा जो pH स्केल होता है इसमें 1, 7, 14 तक का हमारा जो स्केल होता है, इसमें बताया गया है कि 1 से लेके 7 तक जिनका भी pH मान होगा वो एसिड होंगे। ठीक है, और 7 से लेके 14 तक के जितने का भी 7 से 14 तक का pH मान होगा वो बेस होंगे। ठीक है, और जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है,
न्यूट्रल मीन्स उदासीन होगा। अब हमारा जो ब्लड है उसका पीएच मान होता है 7.4, तो ये हमारा बेस में आ जाता है, ठीक है। तो हमारा रक्त जो है वो कौन सा है, क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति का है, ये आप याद रखें। अब आरबीसी की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है, और रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। अब आप कहेंगे अस्थि मज्जा क्या होता है, तो अस्थि मज्जा होती है, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे बोन मैरो। बोन मैरो का नाम आपने सुना होगा, ये होती है बोन मैरो। अब बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, तो बोन मैरो हड्डियों में पाई जाती है। जब हमारी हड्डियां होती हैं बहुत अंदर से खोखली रहती है, उनके अंदर हमारा एक लिक्विड भरा हुआ होता है और जाले जैसी संरचना होती है। तो जो जाले जैसी संरचना होती है और जो लिक्विड होता है वही हमारे बोन मैरो होता है, ठीक है। और बोन मैरो ही हमारा ब्लड का निर्माण करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, हमारा जो ब्लड है वो क्या काम करता है, मतलब हमारा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसको हिंदी में हम कहेंगे अस्थि मज्जा और इंग्लिश में कहेंगे बोन मैरो, ये आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आरबीसी की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, ये याद रखें। यानी कि अगर क्वेश्चन ये भी आ गया कि ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ब्लड की कमी से रोग अगर पूछे तो भी आपको एनीमिया लगाना है, और आरबीसी की कमी से पूछे तो भी आपको एनीमिया लगाना है। क्यों, क्योंकि ब्लड अगर हमारे बॉडी में कम है तो ऑब्वियसली बात है कि आरबीसी तो हमारी बॉडी में कम होगा ही, और आरबीसी कम होगा तो हमें रोग कौन सा होगा, एनीमिया। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि रक्त की कमी से होने वाला रोग, तो एनीमिया, और आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं से लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होने वाला जो रोग है वो भी एनीमिया ही होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि रक्त के कार्य। अब हमने इतना रक्त पढ़ा, अब रक्त के काम क्या होते हैं, ब्लड के काम हमारी बॉडी में। तो रक्त का सबसे पहले का कार्य होता है ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। मान लीजिए मतलब इनके कहने का ये है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, हमारे जो फेफड़े होते हैं इनमें क्या होता है, ये सिर्फ एक स्टोरेज का काम करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ से O2 आई, दोनों में आके यहाँ पे O2 रख गई, ठीक है। अब ये O2 को ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एल्वुलाइज होती हैं हमारे लंग्स की, ठीक है, तो उनमें ब्लड वेसल्स चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का, यानी कि परिवहन करने का। तो वो क्या काम करते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट से ये जो ब्लड आया ये एल्वुलाई में, और यहाँ से इन्होंने CO2 को यहाँ पे छोड़ा और O2 को लिया, और यहाँ से ये यहीं कहीं वापस हो जाते हैं, ठीक है। तो रक्त का पहला काम होता है कि ये फेफड़े से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा कि भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व, यानी कि भोजन से हमें जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जो न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा है, ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है, 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को कहाँ पहुंचाएगा, कोशिकाओं तक, हमारी सेल्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है, जितने भी अंग होते हैं सारे अंगों तक पहुंचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये हमारे शरीर का टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित बनाकर रखता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे रक्त के कार्य। अब रक्त के कार्य के बाद आएंगे हम कि श्वेत रुधिर कोशिका यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हैं, ठीक है, या इनके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। ये आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, या लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, ठीक है। तो WBC का जो जीवन काल होता है, जीवन काल जो होता है वो 13 से 20 दिन का होता है, ठीक है, ये आप याद रखें। और WBC, हमारे शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है, 4500 से 10,000 तक होती है, ठीक है। इससे अगर कम हो जाती है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है। अब WBC रक्त का एक कोशिकीय घटक है, सेल्यूलर कंपोनेंट है, ठीक है, ये सेल्यूलर कंपोनेंट है। क्यों है, क्योंकि हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेल्यूलर कंपोनेंट हुई, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है जिसकी वजह से ये वाइट कलर की दिखाई देती है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है इसकी वजह से ये वाइट कलर की होती है। इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रक भी होता है। अब केंद्रक क्या होता है, क्योंकि केंद्रक होने की वजह से ये एक एंटीबॉडी का निर्माण करती है, यानी प्रतिरक्षात्मक तंत्र बनाने के लिए प्रतिरक्षा कोशिका का निर्माण करती हैं, उत्पादन करती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनाती हैं।
एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर के सैनिक या रक्षक के रूप में काम करती है। सैनिक और रक्षक के रूप में कैसे काम करेगी? क्योंकि क्या होगा कि जो WBC है वो T और B सेल्स और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी बनाती है, ए बी बनाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडी ए और बी होते हैं, इम्यून सिस्टम बनाती है। इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र। अब प्रतिरक्षात्मक तंत्र का काम क्या होता है? शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, ठीक है। तो रोगों से लड़ने के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने के लिए जो सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम बनाने के लिए WBC एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं। अब श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, इनके काम क्या होते हैं? ये इनका पहला काम होता है, ये हानिकारक बैक्टीरिया यानी कि जो हार्म पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं या मृत सेल्स होती हैं, उनका भक्षण कर लेती हैं, उनको भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है, उनको खत्म करने का काम करती है। ये कणिकाएं किसी संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी वायरस और बैक्टीरिया जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम पे हमला करते हैं या आक्रमण करते हैं, तो हमारी जो WBC है WBC ही हमें बचाती है, ठीक है। इस वजह से इन्हें शरीर में ये रक्षक इनको कहा गया है, ठीक है। फिर आते हैं हम लाल रक्त कोशिकाओं पे, यानी रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स का पहला पूरा नाम होगा रेड ब्लड सेल्स, RBC का पूरा नाम, और इसको हिंदी में हम लाल रक्त कणिकाएं कहेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन शरीर के हर सेल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना कोई भी सेल काम नहीं कर सकता है। जब RBC में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के बिना हमारी जो सेल होती है वो बिल्कुल काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हमारा रेड ब्लड सेल था। रेड ब्लड सेल में मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन भी होता है। अब इसके काम क्या होते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं के काम में आते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। हमारी लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये आप याद रखें, इरिथ्रोसाइट। अब इनकी संख्या रक्त में 55 लाख पर mmQ होती है, ये भी याद रखें। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 55 लाख पर mmQ। और इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, ये भी आप याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट है जो आप नोट कर सकते हैं इनको, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाल रक्त कणिकाएं हो गई। अब आएंगे ब्लड प्लेटलेट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु, ठीक है। अब बिंबाणु या प्लेटलेट या थ्रोम्बो में उपस्थित अनियमित आकार की छोटी अनाभिकीय कोशिकाएं होती हैं। अनाभिकीय यानी वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक नहीं होता है, केवल DNA ही होता है। और DNA क्यों होता है? डुप्लीकेशन के लिए। क्या होता है? डुप्लीकेशन के लिए, यानी कि अपनी संख्याओं को बढ़ाने के लिए। और इनका व्यास 2 से 3 μm होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अब रक्त बिंबाणुओं के काम क्या होते हैं? तो रक्त बिंबाणु के कार्य में आते हैं, ये प्लेटलेट का मुख्य कार्य शरीर में रक्त स्त्राव होने से रोकना होता है, यानी ब्लड को ब्लीडिंग होने से रोकना होता है, ठीक है। रक्त स्त्राव यानी ब्लीडिंग को रोकना होता है। अब ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं रक्त बिंबाणु? क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनमें कोलेजन नाम का लिक्विड मिला होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड मिला हुआ होता है वो क्या काम करता है कि वो एक अस्थायी दीवार खड़ी कर देता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन खड़ी कर देता है, निर्माण कर देता है, और रक्त वाहियों की अधिक क्षति होने से रुक जाती है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या हुआ कि ये प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स आएंगी और यहाँ पे जो कोलेजन है वो लिक्विड सीक्रेट करेंगे, और सीक्रेट करने से क्या होगा कि फाइब्रिन और प्लेटलेट और फाइब्रिन मिलके फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन था वो और कोलेजन दोनों के दोनों लिक्विड मिलके यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देंगे, और दीवार खड़ी करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ब्लड का जो स्त्राव है वो रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका सबसे मेन काम होता है कि ब्लड क्लॉट करना, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करना, यानी रक्त का थक्का जमाना। अब प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में मौजूद कोशिकाओं के काफी छोटे कण होते हैं। अब अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, और बोन मैरो ही हमारा ब्लड बनता है, तो जाहिर सी बात है कि बोन मैरो में ही पाई जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रक्त है बोन मैरो से ही बनता है। किस में बनता है? बोन मैरो में जो ब्लड बनता है वो एडल्ट्स में बनता है, यानी कि वयस्कों में, ठीक है, एडल्ट्स में बनता है। और लीवर में और स्प्लीन में
जो रक्त बनता है वो किसका बनता है, एम्ब्रियो का, ठीक है, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो यानी भ्रूण का, ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद रक्त बिंबाणु के बाद आएंगे स्प्लीन। अभी हम स्प्लीन कर रहे थे, तो स्प्लीन क्या है, तो सबसे पहले स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहेंगे, रेड ब्लड सेल्स को का कब्रिस्तान कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यह पुराने आरबीसी को हटा देता है और ये सक्रिय रक्तवाही का अंग होता है। ये कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक के ऊपर पाया जाता है स्प्लीन, ठीक है, जिसमें वेन होती है, आर्टरी होती है, वाइट पंप होते हैं, रेड पंप होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये हमारा कहाँ पे होता है, स्टमक के ऊपर। ये सक्रिय रक्तवाही का अंग होता है और वयस्कों में इसको हम ब्लड बैंक के रूप में जानते हैं, ये आप याद रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड बैंक किसे कहा गया है, ब्लड बैंक किसे कहा गया है, किसे कहते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक कहते हैं स्प्लीन को, प्लीहा को, ठीक है। इसका काम होता है ये हमारा, क्योंकि यह मतलब हमारा जो ब्लड होता है वो पूरा स्प्लीन में ही स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है, हृदय केंद्रीय पंपीय अंग होता है और जो शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त भेजता है और फिर वापस प्राप्त करता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्प्लीन होता है वो ब्लड को स्टोर करने का काम करता है, इस वजह से इसको हम हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्लीन। स्प्लीन के बाद आएंगे रक्त का थक्का जमना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि हमारा रक्त का थक्का कैसे जमता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रोटीन है। ये रुधिर पट्टिकाओं से, रुधिर प्लेटलेट से निकलता है और ये एक प्लाज्मा से निकलने वाला प्रोटीन है, ठीक है। अब इसमें आएंगे कैल्शियम आयन, इसमें हमने कैल्शियम आयन जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये थ्रोम्बिन बना दिया। अब ये थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन यानी कि प्लाज्मा और प्रोटीन, दोनों प्लाज्मा और प्रोटीन से मिलकर मिलता है हमें फाइब्रिनोजन, मैंने आपको अभी बताया था। इसमें थ्रोम्बिन मिलाएंगे तो ये फाइब्रिन हो जाएगा, ठीक है। हमने एक केमिकल रिएक्शन करी, इसमें क्या किया, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसमें हम थ्रोम्बिन मिला देंगे और थ्रोम्बिन दोनों के रिएक्शन करेंगे तो ये फाइब्रिन बनाएंगे, अविलय रेशे यानी कि अघुलित रेशे वाला प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फाइब्रिन जो होगा, फाइब्रिन हमने जो बनाया वो हमारे आरबीसी में मिल जाएगा और आरबीसी और फाइब्रिन जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे एक स्कैब बन जाएगा यानी थक्का बन जाएगा और रक्त बहने को बंद कर देगा। तो ये हमारे रक्त के थक्का बनने की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि रक्त ब्लड जम जाता है, जहाँ पे ब्लड का जमना रक्त का थक्का जमना होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब आते हैं हम, रक्त तो हमने पढ़ा, अब कुछ आता है कि ब्लड ग्रुप भी होते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं ना बहुत सारे, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनका हम जानते हैं कि क्या होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के सबसे पहले तो 4 प्रकार होते हैं, जिसमें ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप आपके माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है। आपके माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होगा उससे ही मैच खाएगा आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। प्रत्येक समूह या तो RH पॉजिटिव होते हैं या RH नेगेटिव होते हैं, जिसका अर्थ है कि कुल मिलाकर 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स ए, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अब रेड ब्लड सेल के जो टाइप होते हैं, जिसमें ग्रुप ए यानी ए, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होगी वो ए होगी, उसके बाद एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीबॉडी बी होगी और एंटीजन जो होंगे वो ए एंटीजन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए में होगा। ब्लड ग्रुप बी वाले जो होंगे उनमें सबसे पहले तो रेड ब्लड सेल बी होगी और एंटीबॉडी ए होगी और एंटीजन बी होगा, ठीक है। और ग्रुप मतलब जो ब्लड ग्रुप ए और बी है उसमें तो एंटीबॉडी होंगी ही नहीं, ठीक है, नन, और ए और बी दोनों एंटीजन होंगे। अब इसमें एंटीजन जो ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे और ग्रुप नहीं होगा, मतलब जो एंटीजन्स होंगे वो नहीं होंगे। अब क्या होगा कि सर्वग्राही रक्त ग्रुप किसको कहते हैं, ए और बी को, यानी कि ए बी जो पॉजिटिव है उसको सर्वग्राही कहते हैं। ये सबसे ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है, ले सकता है, चलिए ठीक है।
और ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता होता है, ये हमें पता है, यानी कि सर्वदाता अगर पूछ लिया जाए, यानी कि डोनर जो होता है वो होता है ओ और अडॉप्टर जो होता है वो होता है ए और बी। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब इनमें हम कैसे पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप जानने के लिए हम एक स्लाइड लेते हैं और उस स्लाइड में हमारे ब्लड की एक बूंद डालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एंटी सीरम, जो एंटी सीरम आता है हमारा, उसमें क्या करेंगे, हम ए में डालेंगे और बी में डालेंगे। अगर एंटी सीरम ए हमने मतलब ए और बी में डाला तो जिस हमारे मतलब जिस ग्रुप में क्लॉटिंग होती है, अगर क्लॉटिंग हो जाती है मतलब कि ये ए से क्लॉट कर रहा है तो ये ग्रुप ए तो हो नहीं सकता यहाँ इसमें, क्योंकि एंटी सीरम ए है, तो ये होगा हमारा बी ग्रुप। और अगर ये बी में कर रहा है तो ये होगा ए, और ए बी दोनों में करता है क्लॉटिंग तो हमारा ग्रुप ओ, और ए और बी दोनों में नहीं करता है तो ग्रुप ए और बी। ऐसे हम ए और बी का पता कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, जैसे माता पिता से विरासत में हमें ब्लड ग्रुप मिले हुए हैं, तो माता पिता के ब्लड ग्रुप से हम कैसे पता करेंगे कि माता का ए और पिता का बी है तो बच्चे का क्या होगा, तो वो जानते हैं। क्या होगा, अगर पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स का ए और ए है तो बच्चों का जो बेबी पॉसिबल ब्लड टाइप होगा ए होगा और ओ होगा, यानी 50% ए हो सकता है, 50% ओ पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब अगर पेरेंट्स में से एक का ए है और बी है तो ए और बी भी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, चारों प्रकार का हो सकता है, पता नहीं। और अगर ए है और ए बी है तो ए बी और ए बी हो सकता है, ओ पॉजिटिव नहीं होगा। और ए और ओ है तो ए और ओ ही होगा, और बी है तो बी होगा और ओ होगा, और बी है तो बी है और ए बी है तो ए भी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा, और बी है और ओ है तो बी और ओ ही बस होगा, और ए बी है तो ए अकेला होगा सिंगल, बी भी होगा सिंगल, और ए और बी भी होगा, और ए बी और ओ है तो ए और बी होगा बस, और ओ है तो ओ ही होगा, ए और बी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो था सिर्फ हमारा ब्लड से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने हमारी क्लास में कवर कर लिए हैं कि वाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 13 से 20 दिन का, और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका 120 दिन का होता है। ठीक है, इनको सैनिक रक्षक कहते हैं, किसको, वाइट ब्लड सेल्स को। इसके बाद में जो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 13.5 ग्राम से 17.5 ग्राम होती है, महिलाओं में 12 से 15.5 ग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। ठीक है, और ह्यूमन ब्लड जो हमारा होता है 55% प्लाज्मा का होता है, 45% ब्लड सेल्स का होता है। ठीक है, और हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, पीएच 7.4। और हमारा जो ब्लड है वो उसका नेचर क्या होता है, तो नेचर होता है बेसिक, यानी कि क्षारीय। हमारा ब्लड जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये याद रखें आप। और हमारे शरीर के बॉडी का 7% भाग जो है, हमारी बॉडी का जो 7% भाग होता है वो हमारा ब्लड होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये आज की हमारी क्लास थी रक्त से रिलेटेड। अब मिलेंगे हम आपको कल की क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू।